नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री यानी उष्मा रसायन के नियम। तो देखिए, उष्मा रसायन के मुख्यतः दो नियम होते हैं, यानी थर्मोकेमिस्ट्री के मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक होता है लेओजियर एंड लेप्लास का नियम। लेओजियर एंड लेप्लास लॉ। लेओजियर एंड लेप्लास का नियम। और दूसरा नियम होता है हेस लॉ। हेस का नियम। तो देखो, थर्मोकेमिस्ट्री उष्मा रसायन के मुख्यतः ये दो नियम होते हैं, लेओजियर एंड लेप्लास का नियम और हेस का नियम। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों नियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेओजियर एंड लेप्लास का नियम। लेओजियर एंड लेप्लास लॉ। तो देखो, लेओजियर एंड लेप्लास का नियम क्या है। तो यह नियम सन 1780 में लेओजियर एंड लेप्लास के द्वारा दिया गया। यानी ये जो नियम है, ये नियम सन 1780 में लेओजियर एंड लेप्लास के द्वारा दिया गया। यह नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। यानी लेओजियर एंड जो लेप्लास का नियम है, यह नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। यह नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। यानी इस लेओजियर एंड लेप्लास नियम में उष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन होता है। अब देखो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां दोबारा बता देता हूं। तो सुनो, उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, जिसे हम ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार एनर्जी यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एनर्जी को यानी ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अर्थात इस ब्रह्मांड की यानी इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। यही उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो लेओजियर एंड लेप्लास का नियम है, यह नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। इस नियम से संबंधित तीसरा बिंदु देखो। अब देखो, लेओजियर एंड लेप्लास का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी, मानक संभवन एंथैल्पी एवं
मानक वियोजन एंथैल्पी, मानक वियोजन एंथैल्पी, दोनों का परिमाण, दोनों का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन इनके साइन यानी चिन्ह, लेकिन इनके साइन यानी चिन्ह विपरीत होते हैं। यही लेवोजियर एंड लेप्लास का नियम है। तो दोबारा सुनिए, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी एवं मानक वियोजन एंथैल्पी दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनके साइन विपरीत होते हैं। तो देखो, लेवोजियर एंड लेप्लास का नियम यह कहता है कि किसी भी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी एवं मानक वियोजन एंथैल्पी दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनके चिन्ह, इनके साइन विपरीत होते हैं। कैसे? देखो, इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो एग्जांपल देखो, मान लीजिए अपने पास में कोई एक पदार्थ है, मान लीजिए अपने पास में CO2 गैस है, CO2 गैस है, ठीक। इस पदार्थ की हम मानक संभवन एंथैल्पी और मानक वियोजन एंथैल्पी देखें तो देखो, पहले हम ये देखते हैं कि मानक संभवन एंथैल्पी क्या होती है। देखो, मानक संभवन एंथैल्पी का अर्थ है कि मानक परिस्थितियों में जब किसी एक मोल पदार्थ का निर्माण उसके अवयवी तत्वों से होता है, तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी का मान निश्चित होता है। अब देखो, यहां मानक परिस्थितियों में देखो, मानक परिस्थिति क्या होती है। मानक परिस्थितियों में ताप, दाब एवं सांद्रता तीनों निश्चित होते हैं। ताप होता है 298 केल्विन, दाब होता है 1 एटमॉस्फेयर और सांद्रता होती है 1 m। तो मानक परिस्थितियों में जब किसी एक मोल पदार्थ का निर्माण उसके अवयवी तत्वों से होता है, तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी कहलाती है। और पदार्थों की जो मानक संभवन एंथैल्पी है, उनके मान निश्चित होते हैं। अब देखो, अपने पास CO2 पदार्थ है, इस CO2 पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी कितनी होती है। तो देखो, यहां हम कार्बन, इस कार्बन की क्रिया हम करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में। तो जब कार्बन का पूर्ण दहन होता है, तब CO2 गैस का निर्माण हो जाता है। तो यहां देखो, जो संभवन एंथैल्पी है, तो संभवन एंथैल्पी यानी मानक संभवन एंथैल्पी का जो मान आता है वो आता है -94 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यहां देखो, मानक संभवन एंथैल्पी का जो मान है वो -94 किलो कैलोरी प्रति मोल है। यहां माइनस का अर्थ है कि यहां उष्मा है वो मुक्त हो रही है। यानी मानक परिस्थितियों में जब 1 मोल CO2 गैस का निर्माण इसके अवयवी तत्वों से होता है, तब 94 किलो कैलोरी प्रति मोल उष्मा मुक्त होती है। तो देखो, CO2 पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी है -94 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब देखो, इसकी मानक वियोजन एंथैल्पी क्या होगी।
तो सबसे पहले मानक वियोजन एंथैल्पी होती क्या, देखो मानक परिस्थितियों में जब किसी एक मोल पदार्थ को उसके अवयवी तत्वों में वियोजित किया जाता है तब होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उस पदार्थ की मानक वियोजन एंथैल्पी कहलाती है। किसी भी पदार्थ की मानक वियोजन एंथैल्पी का मान निश्चित होता है। अब हम CO2 पदार्थ की मानक वियोजन एंथैल्पी देखेंगे तो देखो एक मोल CO2 गैस, इसको मानक परिस्थितियों में अवयवी तत्वों में वियोजित करने के लिए जो ऊष्मा का परिवर्तन होता है, यानी जो ऊष्मा आवश्यक होती है वही ऊष्मा इसकी मानक वियोजन एंथैल्पी कहलाएगी। तो एक मोल CO2 गैस को इसके अवयवी तत्वों में वियोजित करना है। तो देखो अवयवी तत्व हैं कार्बन और ऑक्सीजन गैस। तो यहां जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो एंथैल्पी परिवर्तन होता है प्लस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यहां देखो जो CO2 गैस है, इस CO2 गैस की ये मानक वियोजन एंथैल्पी है, मानक वियोजन एंथैल्पी है, और ये CO2 गैस की मानक संभवन एंथैल्पी है। तो यहां देखो CO2 गैस की मानक संभवन एंथैल्पी और मानक वियोजन एंथैल्पी दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दोनों के चिन्ह विपरीत हैं। ये तो है CO2 की मानक संभवन एंथैल्पी -94 किलो कैलोरी प्रति मोल, और ये है CO2 की मानक वियोजन एंथैल्पी +94 किलो कैलोरी प्रति मोल। यहां माइनस का अर्थ है कि ऊष्मा मुक्त हो रही है और यहां प्लस का अर्थ है कि ऊष्मा अवशोषित हो रही है। तो इस प्रकार से लेओज़ियर एंड लेप्लास का नियम यह कहता है कि किसी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी एवं मानक वियोजन एंथैल्पी दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनके साइन यानी चिन्ह है वो विपरीत होते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लेकर के इसको समझा है। तो ये हो गया लेओज़ियर एंड लेप्लास का नियम। तो देखो यहां मैंने आपको लेओज़ियर एंड लेप्लास नियम से संबंधित 4 बातें बताई हैं। पहली बात, यह नियम सन 1780 में लेओज़ियर एंड लेप्लास के द्वारा दिया गया। दूसरी बात, यह नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। तीसरी बात, इस नियम के अनुसार किसी पदार्थ की मानक संभवन एंथैल्पी एवं मानक वियोजन एंथैल्पी दोनों का परिमाण बराबर होता है, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत होते हैं। और चौथी बात मैंने आपको बताई एक उदाहरण के द्वारा लेओज़ियर एंड लेप्लास नियम को बताया। तो इस प्रकार से यदि आपको लेओज़ियर एंड लेप्लास नियम के बारे में लिखना हो तो आपको ये चारों बातें लिखनी है। हाँ, एग्जाम्पल यहां हम कोई दूसरा दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम CO2 का ही एग्जाम्पल दें, हम कोई अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो ये हो गया लेओज़ियर एंड लेप्लास का नियम। अब दूसरा नियम है वो है हेस का नियम। तो देखो हेस का नियम, थर्मोकेमिस्ट्री यानी उष्मा रसायन का जो दूसरा नियम है वो है हेस लॉ। हेस का नियम। तो देखो यह नियम सन 1940 में हेस के द्वारा दिया गया। यानी जो ये नियम है, ये नियम सन 1940 में हेस के द्वारा दिया गया। दूसरी बात देखो, यह नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। जिस प्रकार से लेओज़ियर एंड लेप्लास का नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है, उसी प्रकार से हेस का नियम भी उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। अर्थात कहने का अर्थ है कि थर्मोकेमिस्ट्री के ये दोनों नियम उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित हैं। अर्थात इन दोनों नियमों में उष्मागतिकी के प्रथम नियम का पालन होता है। तो यह नियम उष्मागतिकी के
प्रथम नियम पर आधारित हैं। हेस का नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। नेक्स्ट बिंदु देखो इस नियम से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो हेस का नियम है क्या। इस नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन को जब भिन्न भिन्न पदों वाली किसी केमिकल रिएक्शन को जब भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। यानी देखो हेस का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन को जब भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। यही हेस का नियम है। तो देखो ऐसा क्यों होता है कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल एंथैल्पी परिवर्तन यानी कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। तो देखो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया ऊष्मा एक अवस्था फलन है यानी एक स्टेट फंक्शन है। तो अभिक्रिया ऊष्मा यानी हीट ऑफ रिएक्शन का मान है वह केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है न कि केमिकल रिएक्शन के पथ पर। तो देखो जब किसी केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो इन सभी विधियों में केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था सेम होती है, लेकिन इन अलग अलग विधियों में केमिकल रिएक्शन का पथ अलग अलग होता है। तो हम जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया ऊष्मा का जो मान है वह केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करता है न कि केमिकल रिएक्शन के पथ पर। अतः जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाते हैं तो उन सभी विधियों में केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था समान होती है, सेम होती है। इसीलिए इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। यही
हेस का नियम है। इसे हम हेस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम भी कहते हैं। यानी हम सारांश में ये कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हीट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया ऊष्मा का मान स्थिर रहता है, चाहे उस केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली किसी भी विधि के द्वारा संपन्न करवाया जाए। यही हेस का नियम है। अब देखो इस हेस नियम को हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो देखो हेस नियम से संबंधित ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु हो गया, ये तीसरा बिंदु हो गया। अब चौथा बिंदु हम लेते हैं हेस नियम को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। तो हेस नियम से संबंधित चौथा बिंदु देखो, यानी एग्जांपल, मान लीजिए अपने पास में कोई केमिकल रिएक्शन है। मान लीजिए अपने पास में रिएक्शन है कार्बन के ऑक्सीडेशन से CO2 गैस का निर्माण करना। ये अपने पास में एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन है कार्बन के ऑक्सीडेशन से CO2 गैस का निर्माण करना। अब देखो इस केमिकल नियम को, इस केमिकल रिएक्शन को हेस नियम के अनुसार हम भिन्न भिन्न पदों वाली किसी भी विधि के द्वारा संपन्न करवाएं तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर रहता है। कैसे देखो, तो यहां हम इस केमिकल रिएक्शन को दो विधियों के द्वारा संपन्न करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट मेथड, यानी प्रथम विधि। तो देखो यहां हम क्या कर रहे हैं कि इस पहली विधि के अंदर हम कार्बन का पूर्ण ऑक्सीकरण करवाते हैं, यानी कार्बन का पूर्ण दहन करवा देते हैं। तो जब कार्बन का पूर्ण दहन होता है तब CO2 गैस बन जाती है। और यहां जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो एंथैल्पी परिवर्तन होता है -94 किलो कैलोरी प्रति मोल, -94 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो इस केमिकल रिएक्शन को हमने एक तो इस विधि के द्वारा संपन्न करवा दिया, और इस विधि में एक ही स्टेप है, एक ही पद है, यानी एक ही पद में ये केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही है। अब हम एक सेकंड मेथड लेते हैं। देखो सेकंड मेथड। अब देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि CO2 गैस का निर्माण तो किस तरह से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, कार्बन का हम अपूर्ण दहन करवाते हैं। तो कार्बन का जब अपूर्ण दहन होता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और यहां जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, इस एंथैल्पी परिवर्तन का मान होता है -26.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। ठीक, अब इसको मान लो डेल H1, क्योंकि डेल H तो इसी है। अब देखो फिर क्या करते हैं, इस कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीकरण करवाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फिर ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो बन जाती है CO2 गैस। अब देखो यहां जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो डेल H2 है। तो यहां डेल H2 का मान आता है -67.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब देखो अपने पास में ये जो केमिकल रिएक्शन थी, हमने इस केमिकल रिएक्शन को एक विधि इसके द्वारा संपन्न करें जहां एक पद में रिएक्शन संपन्न हो रही है, और एक सेकंड मेथड के द्वारा हमने इस रिएक्शन को संपन्न करवाया जहां ये रिएक्शन दो पदों में संपन्न हो रही है। तो हेस का नियम क्या कहता है
कि इन दोनों विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। तो देखो यहां ऊष्मा परिवर्तन कितना हुआ, तो देखो यहां जो ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 94 किलो कैलोरी प्रति मोल, माइनस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब जैसे सेकेंड मेथड में कुल ऊष्मा परिवर्तन कितना होता है, तो यहां दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 26.4 किलो कैलोरी प्रति मोल और माइनस 67.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां आएगा माइनस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल। और यहां भी ऊष्मा परिवर्तन पहली विधि में 94 किलो कैलोरी प्रति मोल हो रहा था और सेकेंड मेथड में भी कुल ऊष्मा परिवर्तन माइनस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो हेस के नियम से ये बात यहां स्पष्ट हो रही है कि जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाते हैं तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन एक अवस्था फलन है। हीट ऑफ रिएक्शन का मान केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, न कि केमिकल रिएक्शन के पथ पर। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाते हैं तो इन सभी विधियों के अंदर केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था सेम होती है, बल्कि केमिकल रिएक्शन का पथ अलग अलग होता है। और हम जानते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन का मान है वो केमिकल रिएक्शन के पथ पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हीट ऑफ रिएक्शन का मान केमिकल रिएक्शन की प्रारंभिक अवस्था एवं अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। अतः इन दोनों विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। तो देखो हेस के नियम से क्या होगा कि हेस के नियम से होगा डेल एच बराबर होगा डेल H1 प्लस डेल H2, ये बराबर होगा। तो अब देखो जब हम दोनों का मान रखेंगे तो देखो यहां इस जो पहली मेथड है इसमें टोटल ऊष्मा परिवर्तन हो रहा है माइनस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल। अब देखो दूसरी मेथड के अंदर, दूसरी विधि के अंदर जिसमें रिएक्शन दो पदों में संपन्न हो रही है तो कुल ऊष्मा परिवर्तन कितना हुआ था, हम दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ते हैं तब आता है माइनस 94 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो यहां देखो कहने का अर्थ है इन दोनों विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर है। तो ये होता है हेस का नियम। तो हेस के नियम से संबंधित ये चौथा बिंदु हो गया। पहला बिंदु था कि यह नियम सन 1940 में हेस के द्वारा दिया गया। दूसरा बिंदु यह था कि यह नियम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम पर आधारित है। और तीसरा बिंदु यह था कि इस नियम के अनुसार जब किसी केमिकल रिएक्शन को भिन्न भिन्न पदों वाली दो या दो से अधिक विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है तो इन सभी विधियों में होने वाला कुल ऊष्मा परिवर्तन बराबर होता है। और चौथा जो बिंदु है वो चौथा बिंदु एक एग्जाम्पल हो गया। अब पांचवा बिंदु देखो हेस नियम से संबंधित, वो है हेस नियम के अनुप्रयोग। तो देखो हेस नियम के अनुप्रयोग क्या है। एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ, यानी हेस नियम के अनुप्रयोग। तो देखो हेस नियम के कई अनुप्रयोग हैं, जैसे कैलकुलेशन ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी संभवन उष्मा का परिकलन, संभवन उष्मा का परिकलन। हेस नियम के आधार पर हम पदार्थों की संभवन उष्मा का परिकलन कर सकते हैं, यानी पदार्थों की संभवन उष्मा का परिकलन करने में हेस का नियम उपयोगी होता है। दूसरी एप्लीकेशन देखो, दहन
उष्मा का परिकलन। तो देखो हेस नियम के आधार पर पदार्थों की दहन उष्मा का परिकलन किया जा सकता है, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पदार्थों की दहन उष्मा को ज्ञात करने में हेस का नियम उपयोगी होता है। तीसरी एप्लीकेशन देखो, संक्रमण उष्मा का परिकलन। संक्रमण उष्मा का परिकलन। तो देखो हेस नियम के आधार पर पदार्थों की संक्रमण उष्मा का परिकलन किया जा सकता है, यानी पदार्थों की संक्रमण उष्मा को ज्ञात करने में हेस का नियम उपयोगी होता है। 4 नंबर देखो, जलयोजन उष्मा। जलयोजन उष्मा का परिकलन, यानी पदार्थों की जलयोजन उष्मा को ज्ञात करने में हेस का नियम उपयोगी होता है। तो ये हेस के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी कुछ और भी अनुप्रयोग होते हैं। तो देखो किसी पदार्थ की संभवन उष्मा, दहन उष्मा, संक्रमण उष्मा एवं जलयोजन उष्मा को ज्ञात करने में हेस का नियम किस प्रकार से उपयोगी है, तो इसको समझने के लिए आपकी बुक में कुछ न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न दिए गए हैं। आप उन न्यूमेरिकल्स को मिलाइए, तब आपको बात ये क्लियर हो जाएगी कि हेस का नियम है वह पदार्थों की संभवन उष्मा, दहन उष्मा, संक्रमण उष्मा एवं जलयोजन उष्मा को ज्ञात करने में उपयोगी होता है। तो आप उन न्यूमेरिकल्स को जरूर मिलाइए जो हेस नियम के एप्लीकेशन से संबंधित है, यानी उन न्यूमेरिकल को, उन आंकिक प्रश्नों को जब आप हल करोगे तो उनमें जो हेस का नियम है वो आपकी हेल्प करता है। यानी पदार्थों की संभवन उष्मा, दहन उष्मा, संक्रमण उष्मा, जलयोजन उष्मा आदि का मान ज्ञात करने में हेस का नियम उपयोगी होता है। तो धन्यवाद, थैंक यू।